हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चे सुबह से ही इंतज़ार कर रहे हैं कि सर का वीडियो अभी तक नहीं आया। पता नहीं सर एक वीडियो डाल करके आगे वीडियो डालेंगे भी कि नहीं। तो आप चिंता ना करें, मैंने आपसे कह दिया। पहले तो क्या बहुत सारी समस्याएं आ रही थी, लेकिन अब 100% डिसाइड किया है कि आपको कंप्लीट कोर्स कराना है। पर डे एक वीडियो या 2 वीडियो आपको ज़रूर डालना है। तो आप चिंता ना करें, बस मुझसे जुड़े रहें। यदि किसी दिन जैसे बीच में कभी हो ऐसा कि वीडियो ना आए तो परेशान ना होइए। मैंने आपसे बोल दिया कि आपका कोर्स कराऊंगा तो कराऊंगा। बस आपको जुड़ना है और अपने मित्रों को जोड़ना है। जो भी छात्र हैं उनको शेयर करना है, यूट्यूब चैनल के बारे में उनको बताना है। बस इतना सा काम आपको करना है, बाकी आप चिंता ना करें। आपका पूरा कोर्स अच्छे तरीके से कराया जाएगा, परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। कैसे हैं छात्र? वैसे सभी छात्र उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी उन्हें स्टार्ट कर दी होगी। नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। नोट्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जितना पढ़ाया जाए उतना बनाइए आप लोग। और कोई चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आती है, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों को हर एक पॉइंट उसको अच्छी प्रकार से समझ में आए। देखो, पढ़ने का मतलब यही होता है कि किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा जाए तो अच्छी प्रकार से पढ़ा जाए। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है हमको, चीज़ों को समझ के पढ़ना है। समझ में नहीं आता है तो मैं हूँ ही आपकी हेल्प के लिए, पूरी हेल्प करूँगा। मैं एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन हो जहन में, आपके दिमाग में, तो आप बेफिक्र होकर मुझसे पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर भी मैं आपको देता हूँ। वीडियो अगर किसी ने लास्ट तक देखते हैं, जो भी छात्र, उन्हें मालूम भी होगा। चलिए, तो ये तो बातें आपकी चलती रहेंगी। बाकी अच्छी प्रकार से पढ़ें। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे, यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो और देखते चलिए। तो मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। बात ये है कि बच्चों, आपको ना इस समय, मतलब ये समय अभी जो चल रहा है, आपकी जो उम्र है अभी 16-17 साल, तो इस उम्र पर ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। तो भैया कोशिश करना गलत रास्ते ना पकड़ें, सही रास्ते पे चलें और अपनी पढ़ाई, अपना लक्ष्य जो आपने बना रखा है उसकी तरफ देखें और अपना लक्ष्य को प्राप्त करें, ठीक है ना। लक्ष्य यदि आपने प्राप्त कर लिया तो जो गलत रास्ता है ना, उस पर आप नहीं जाओगे और जाना ही नहीं है। बस ये आपको दिमाग में, जहन में रखना है कि अब की बार 12th है। 12th में कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना मतलब, समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। आपको सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करना है। बाकी जो भी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल जो है आपका, मोबाइल सिर्फ पढ़ाई के लिए आप उपयोग करें, गलत इसका उपयोग ना करें। ज़्यादातर बच्चे आजकल मोबाइल का उपयोग क्या कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि मोबाइल का यूज़ रील्स देखने में, इंस्टाग्राम चलाने में, फेसबुक चलाने, व्हाट्सएप इत्यादि पर यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो उसमें समय अपना ख़राब ना करके आप हमारे यूट्यूब चैनल से अपनी तैयारी करें और जो भी जितना हो सके उतना मेहनत करने की कोशिश करें, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। ये आप अच्छी प्रकार से जानते हो, है ना। तो कुछ बच्चे गलत रास्ते पकड़ जाते हैं, उनके लिए बात कह रहा था मैं। चलिए, बातें तो बहुत हो गई, समय भी लग रहा है। चलो अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ बच्चों, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री का पहला चैप्टर मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है आहार एवं पोषण फर्स्ट। बच्चों, यह चैप्टर आपके एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जा रहा है 2022-23 के ब्लूप्रिंट के आधार पर। 4 नंबर का आपका चैप्टर है, जिसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और उसी चैप्टर से दोनों में अथवा भी, यानी 4 प्रश्न मिलेंगे आपको। 4 में से आपको 2 करने होंगे, क्योंकि अथवा में भी इसी चैप्टर से रहेंगे। ये चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूँ आपको, है ना। क्योंकि अथवा जो आता है ना, जिस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन, उसी चैप्टर से अथवा भी पूछा जाता है। क्लियर? तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, कैसे बनेंगे, पूरा बताऊंगा। और वीडियो को आप अंत तक जुड़े रहेगा, जिससे आपको मैं इस चैप्टर की ट्रिक भी बताऊंगा। कभी भी इस चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस आप मुझसे जुड़े रहिएगा और पूरी वीडियो को देखिए, जिससे आपको ट्रिक मैं आपको क्लियर करूँगा। बीच में ट्रिक बताऊँगा और लास्ट में मैं एक बार क्लियर करूँगा, ठीक है ना। चलिए, तो शुरू कर लेते हैं हम इस वीडियो की।
तो बच्चों सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पशु आहार किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो सबसे पहले तो हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पशु आहार होता क्या है। जनरली सब लोग जानते हैं कि पशु क्या खाता है, चारा खाता है और दाना खाता है, सीधी सी बात है। तो चारे दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को खिलाई जाती है वही पशु आहार, इंग्लिश में उसको राशन भी कहते हैं। सिंपल सी एक लाइन में क्वेश्चन है। पशु आहार यदि आपसे पूछे क्या होता है तो आप बहुत अच्छे से आंसर देना कि चारे दाने की वह मात्रा जो किसी पशु को खिलाई जाती है उसे पशु आहार कहते हैं। और पशु आहार में क्या रहता है, अच्छा वो चारा और दाना हम जो देते हैं क्या उसकी बॉडी में चारा दाना रखा रहता है? नहीं, उसकी बॉडी में तो आपको पता है हड्डियाँ, मांस, खून, ये सब चीज़ें बनती हैं। तो ये कैसे बनती है? पशु आहार में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, ये मुख्य अवयव के रूप में पाए जाते हैं। आप ये बात बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं। तो क्या हमारी बॉडी में रोटी सब्जी रखी हुई है? क्या हमारे हाथों में, हमारे पैरों में, हमारे दिमाग में रोटी सब्जी रखी रहती हैं क्या? नहीं ना। हमारे दिमाग में क्या है, हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड है, हड्डियाँ हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जिनसे हमारी बॉडी का विकास होता है, हमारे दिमाग का विकास होता है। तो क्योंकि जो भोजन होता है ना उसमें पाए जाने वाले तत्व, अब पाए जाने वाले तत्व देखो मैंने अभी बता दिया आपको, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण, विटामिन, तो ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये एक माध्यम होता है भोजन तो इनको प्राप्त करने का, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? भोजन क्या है? इनको, इन तत्वों को प्राप्त करने का एक माध्यम है ओनली। तो इसलिए वही आपका आहार कहलाता है। अब यहाँ पर हम अपनी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। वैसे हम पशु की बात करेंगे क्योंकि पशु के लिए पूछा जा रहा है, लेकिन हम अपने आप को यदि वहाँ पर रख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं। ठीक है ना? तो पशु आहार क्या है अच्छी प्रकार से क्लियर हुआ होगा। अब पशु आहार के कुछ प्रकार भी होते हैं, 4 प्रकार का होता है। देखिए आप लोग चारों प्रकार, निर्भय राशन, वर्धक राशन, संतुलित राशन और आदर्श राशन। तो पशु आहार के 4 प्रकार होते हैं। चारों प्रकार से हम लोग आगे डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहले हम बात करेंगे पहला जो प्रकार था निर्भय राशन किसे कहते हैं, इसके 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए 2 नंबर में प्रश्न 2 पूछे जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको 100% बता दूंगा कि यह क्वेश्चन आप एग्जाम में फंस सकता है। मैंने उसी प्रकार के क्वेश्चन बनाए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझते चलिए, है ना। तो निर्भय राशन क्या होता है, याद रखें, ऐसा राशन या वह राशन जो किसी पशु को उसके शरीर की रक्षा के लिए दिया जाता हो। किसके लिए? शरीर की क्या हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, रक्षा के लिए दिया जाता है, वही निर्भय राशन है। एक वर्ड याद रखना है आपको इसमें, वो है रक्षा, बस और कुछ याद रखना ही नहीं। निर्भय बराबर रक्षा, बस इतना याद रख लीजिए। तो ऐसा राशन जो किसी पशु को दिया जाए, किस लिए? उसकी रक्षा के लिए दिया जाए, उसी को निर्भय राशन कहते हैं। रक्षा का मतलब क्या होता है, उसका प्रोटेक्शन मतलब वो पशु जैसा का तैसा बना रहे, ज्यों का त्यों बना रहे, जैसे लिखा है ना, निर्भय राशन से पशु ज्यों का त्यों बना रहता है। अच्छा, ये तो डेफिनेशन हुई निर्भय राशन की। इसके 2 उद्देश्य लिखिए। 2 नंबर में पूछा जाए, अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान के चले सीधा सीधा ये पूछ लिया क्वेश्चन, निर्भय राशन किसे कहते हैं, ऐसा नहीं पूछा। उन्होंने क्या पूछा, निर्भय राशन के 2 उद्देश्य लिखिए। समझ में आ रहा है ना। तो निर्भय राशन के 2 उद्देश्य आपको इस प्रकार से, आपको फिर ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी डेफिनेशन। जब एग्जामिनर डेफिनेशन पूछे, किसे कहते हैं पूछे, क्या है पूछे, तो ही लिखना है। यदि एग्जामिनर कह रहा है कि सिर्फ निर्भय राशन के 2 उद्देश्य लिखिए, क्योंकि 2 नंबर में ये आपको दिमाग में, जहन में जरूर होना चाहिए, जब 2 नंबर में पूछ रहा है तो आपको पूरी रामायण नहीं लिखनी है, आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको लिख के आना होगा। तो उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, पहला उद्देश्य है कि यह जुगाली करने के लिए। अच्छा, जुगाली करना कितने लोग जानते हैं? बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो जुगाली का मतलब जो होता है ना, वो होता है रूमिनेशन। अब पशु जो भी चारा या दाना खाता है ना, फिर उसको पचाता है, तो पचाने के लिए क्रिया करता है जिसको जुगाली करना कहते हैं। जुगाली कैसे करता है, देखा होगा आपने सबने, पशु मुंह को बार बार चबाता है, ऐसे 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 करता है। हमें दिख तो ही नहीं रहा है जनरली, फिर भी कह रहा हूँ, मुँह ऐसे चबाता है। वो चबाता मतलब कैसे, एक बार खाने को खा लेता है, मतलब जो चारा है उसको खा लेता है और उसको अंदर पहुंचा देता है रूमेन में। फिर क्या होता है, चारा खाने के बाद फिर वो बैठता है या खड़े होकर भी, तो वो चारे को गोलियों के रूप में, मतलब गोला बन के रूमेन से दोबारा से वो मुंह में आता है, दोबारा से उस मुंह में उनको लाता है उस चारे को, और फिर उसको चबाता है।
उस क्रिया को ही जुगाली करना कहते हैं। तो निर्वाह आसन का पहला उद्देश्य है कि वो अच्छी प्रकार से जुगाली करने के लिए हम निर्वाह आसन देते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है वो है रक्त संचार के लिए। रक्त संचार बहुत सारे छात्र जानते होंगे कि हमारी पूरी बॉडी में या पशु की बॉडी में पूरे में खून जाता है और आता है, इसी प्रकार चलता रहता है। क्योंकि जो हार्ट होता है, जैसे हमारे हार्ट होता है, एक तरफ से दायां आलंद, एक तरफ से बायां आलंद रहते हैं। इधर से आपका अशुद्ध खून जाता है, इधर से शुद्ध खून, इस प्रकार से चलता रहता है। पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। तो वही बात है कि अच्छी प्रकार से रक्त संचार हो सके। रक्त संचार के लिए निर्वाह आसन दिया जाता है। और क्या उद्देश्य है निर्वाह आसन का? चलने फिरने के लिए, अच्छी प्रकार से चल फिर सके। और चौथा है मल विसर्जन के लिए, अच्छी प्रकार से मल यानी गोबर अच्छी प्रकार से कर सके और अच्छी प्रकार से मूत्र का भी अच्छी प्रकार से विसर्जन कर सके। ठीक है ना। तो ये निर्वाह आसन के उद्देश्य हैं। 4 बता दिए 2 की जगह, क्योंकि इसलिए मैं हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ 1-2 पॉइंट, और आपको आगे भी एक्स्ट्रा मिलेगा। और वो इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ बच्चों, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं कि क्या लिखना है। 2 याद रखें, बस 2 ही मैं अगर यहाँ पर 2 ही दे देता, बाई चांस 1 भूल जाते तो फिर कैसे करते। 4 बता दिए, 2 लिखे आना, काम हो जाएगा आपका। 2 ही नंबर तो लाना है हमको एक क्वेश्चन से। और हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये रहता है, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछते रहते हैं कि सर आप ना बड़ा ऐसे पढ़ाते हो, मतलब शॉर्ट टाइप में लाइन, एक लाइन में ही ख़त्म कर देते हो। एग्जामिनर तो कहता है कि सर 30 शब्दों में लिख कर बताइए, 30 शब्द तो कंप्लीट नहीं होते और आपका तो आंसर ही ख़त्म हो जाता है। तो सर ऐसा तो नहीं हमारे नंबर कट जाएंगे? इस प्रकार का कन्फ्यूज़न ज़्यादातर बच्चों ने लास्ट ईयर पूछा था मुझसे। सबसे बढ़िया जवाब मैं आपको देता हूँ। देखिए, अगर हम पॉइंट में लिख रहे हैं, पॉइंट जैसे ये उद्देश्य थे, पॉइंट में लिख रहे हैं, इसमें 30 शब्द 2 लाइन में हो ही नहीं रहे, 10 शब्द में ही ख़त्म हो रही हैं पूरी दोनों लाइन। तो बच्चों मैं कहना चाहता हूँ, लाइन में अगर आपने पॉइंट बना के लिखा है ना, तो चाहे 10 शब्द में लिखो या 20 शब्द में लिखना, कभी भी आंसर 2 ही नंबर मिलेंगे, कभी भी आंसर गलत नहीं होता है। कभी वो एग्जामिनर काट नहीं सकता है आपके 2 नंबर, क्योंकि आपने 2 लाइन में दोनों पॉइंट ख़त्म किए हैं। और ये चीज़ यदि हम पॉइंट में ना करके थ्योरी में लिखें, जैसे डेफिनेशन लिखिए, तो डेफिनेशंस आपकी जितनी है उतनी, अपनी तरफ से तो कुछ नहीं लिख सकते ना उसमें हम लोग, जितना है उतनी। लेकिन कोई भी अगर पूरा पॉइंटों में न लिख करके उसको थ्योरी के रूप में लिख रहा है, थ्योरेटिकल में एक रामायण के रूप में लिख रहा है, एक कहानी के रूप में लिख रहा है उस चीज़ को, तो फिर 30 शब्द लिखने पड़ेंगे। अगर पॉइंट में लिख रहा है ना, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, आप 2 पॉइंट में ही उसका आंसर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आपने पॉइंट में लिखा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको यही बताता हूँ। और ज़्यादातर आप यदि मेरी वीडियोज़ देखोगे तो आपको ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन के जो आंसर हैं पॉइंट में मिलेंगे, तो उनको 30 शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, चिंता ना करें, बस आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं बताऊँगा ये चीज़। ठीक है ना, समझ आ गया। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका वर्धक या उत्पादक राशन क्या है, इसके 2 उद्देश्य लिखिए। देखिए, इसमें फ्री उचित प्रकार से मैंने बनाया है क्या है, और दूसरा 2 उद्देश्य लिखिए। ये अपने आप में ये 2 क्वेश्चन है, समझिए। आप लोग 2 नंबर में पूछ सकता है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग, समझ रहे हैं ना बात को। एक में ही नहीं पूछेगा दोनों चीज़ें, इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि 2 नंबर में देना है आंसर। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ आप बिल्कुल जहन में रख लीजिए आप लोग। वह राशन जो किसी पशु को निर्वाह राशन के अतिरिक्त, निर्वाह राशन तो देना ही है कि पशु ज्यों का त्यों बना रहे, वो तो देना ही है, उसके अतिरिक्त, उसके अलावा उसकी शरीर की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए दिया जाता है। उसके शरीर की अच्छी प्रकार से क्या हो सके, ग्रोथ हो सके, और उससे प्रोडक्शन भी लिया जाए, तो उसके अलावा उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसकी वृद्धि भी कराना है और उससे कुछ उत्पादन भी लेना है। तो वह राशन को हम लोग वर्धक राशन या उत्पादक राशन कहते हैं। वैसे नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन वर्धक इसका दूसरा नाम है। दोनों नाम याद रखें। वर्धक राशन या उत्पादक राशन क्या होता है, तो बहुत अच्छी प्रकार से आंसर देना कि वह राशन जो किसी पशु को निर्वाह राशन के अतिरिक्त उसकी शरीर की वृद्धि एवं उत्पादन के लिए, इसमें 2 चीज़ें याद रखना है, एक तो शरीर की वृद्धि और दूसरा उत्पादन। ये 2 वर्ड अगर आपको याद हो गए तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। वह आपका उत्पादक या वर्धक राशन कहलाता है। अब इसके उद्देश्य की बात करें, दूसरा ही क्वेश्चन समझ लीजिए इसको कि वर्धक राशन के क्या उद्देश्य होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम गाय भैंस को देंगे तो किस लिए देंगे, उनसे दूध उत्पादन के लिए। बैल के लिए देंगे, क्यों देंगे बैलों के लिए, कि हल खींच सके अच्छी प्रकार से। आजकल तो हल बल है ही नहीं, क्योंकि मशीनरी इतनी ज़्यादा आ गई है, खेल ख़त्म हो गया है हल बैलों का। तो खैर, जो भी, हम एग्रीकल्चर से आ रहे हैं तो हमको सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी होता है, इसलिए। तीसरा है भेड़। भीड़ तो नहीं है, भेड़ होना चाहिए। भेड़ को किस लिए दोगे, ऊन उत्पादन के लिए। बकरी को किस लिए दोगे, दूध भी मिलता है बकरी से, मांस भी मिलता है, तो
कहने का मतलब इनसे क्या मिल रहा है, ये सब चीज़ प्रोडक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, प्रोडक्शन मिल रहा है, उत्पादन मिल रहा है। तो वही आपके उद्देश्य होते हैं वर्धक राशन या उत्पादक राशन के। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा, बहुत सारी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ, पर क्या है, वीडियो लंबा खींचे ना खींचे, चीज़ें समझ में आना चाहिए, ये चीज़ है ना। ये सबसे बड़ा उद्देश्य होता है मेरा हमेशा। बात करते हैं आगे, संतुलित राशन क्या होता है बच्चों। संतुलित राशन, बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं इसको, वह राशन जिसमें किसी पशु के शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषक तत्व उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, संतुलित राशन कहलाता है। संतुलित का मतलब बैलेंस्ड डाइट होता है, और बैलेंस्ड मतलब जिससे किसी भी पशु का क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे अच्छी प्रकार से। और बैलेंस कैसा बना रहेगा कि जो भी राशन देंगे ना उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व हो। और आवश्यक पोषक तत्व क्या मतलब क्या होता है कि जो उसकी बॉडी को चाहिए वो सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस आहार में या उस राशन में होना चाहिए, उसे ही हम लोग जनरली संतुलित राशन कहते हैं। तो संतुलित राशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक बार याद रखना है, आवश्यक पोषक तत्व। आवश्यक पोषक तत्व आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए आप इसकी अच्छी प्रकार से डेफिनेशन दे पाओगे। इसके पास है, इसके नेक्स्ट है आपका आदर्श राशन क्या है। तो आदर्श राशन किसे कहते हैं। आदर्श राशन वह राशन है जो किसी पशु को उसके शरीर के वजन के अनुसार, शरीर के वेट के अकॉर्डिंग उसके बाहर के अनुसार खिलाने पर उसके शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, उसे ही हम लोग आदर्श राशन कहते हैं। देखो इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, आदर्श राशन क्या है, आदर्श बराबर वजन। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि वजन से हम क्लियर हो जाएगा कि ये आदर्श राशन कह रहा है। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार बच्चे, चारों राशन में वर्धक राशन क्या है, उत्पादक राशन एक ही है ना, आदर्श राशन, संतुलित राशन, निर्वाह राशन। कन्फ्यूज़न बहुत बड़ा होता है बच्चों को, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। चार बातें आपको याद रखना है, चारों बात मैं फिर से दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, देखिए कर रहा हूँ मैं, दोबारा से बता रहा हूँ सभी चीज़ आपको। निर्भय, ये मैं लिख देता हूँ, निर्भय बराबर आपको याद रखना है पशु शरीर की रक्षा। रक्षा वर्ड याद रखिए आप इस प्रकार से। ठीक है ना, कौन सा वर्ड, रक्षा याद रखिए, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि निर्वाह राशन वह राशन जो किसी पशु की रक्षा के लिए दिया जाता है, जिसमें पशु ज्यों का त्यों बना रहता है, निर्वाह राशन कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, दूसरा राशन वर्धक राशन या उत्पादक राशन बताया। वर्धक राशन या उत्पादक राशन मैंने बताया आपको। तो वर्धक राशन में आपको एक वर्ड याद रखना है। एक वर्ड कौन सा है आपको मैंने क्लियर पहले ही कर दिया। एक वर्ड कौन सा, वर्धक राशन में याद रखना उत्पादन से मतलब, जैसे दूध उत्पादन, ऊन उत्पादन, तो उत्पादन से ही पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है। उत्पादन वर्ड याद रखना, वह राशन जो किसी पशु से निर्वाह राशन के अतिरिक्त शरीर की वृद्धि और उत्पादन के लिए दिया जाता है, वह वर्धक राशन। इसके बाद संतुलित राशन बताया मैंने, तो संतुलित राशन आपको याद रखना है। संतुलित राशन में आपको एक ही बात रखना है, सभी आवश्यक पोषक तत्व जिसमें होते हैं वह संतुलित राशन है। लास्ट में आपको आदर्श राशन के बारे में बता रहा हूँ। आदर्श राशन बराबर आपको याद रखना है क्या, वजन। क्या याद रखना है, वजन। वह राशन जो किसी पशु को वजन के अकॉर्डिंग उसके वेट के अनुसार दिया जाता है। जैसे 100 किलोग्राम वजन है किसी गाय को तो कितना देंगे, मतलब उस हिसाब से। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आदर्श राशन की गुण या विशेषताएं बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आदर्श राशन की गुण या विशेषताएं बताइएगा। आदर्श राशन के गुण या विशेषताएं, ये राशन अभी आपने पढ़ा, वजन के अनुसार दे रहे हैं, तो उसके क्या गुण या विशेषताएं होना चाहिए। तो सबसे पहला गुण तो यह है कि आदर्श राशन जो है पाचनशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पाचनशील, मतलब जो राशन हम दे रहे हैं वजन के अनुसार वो ऐसा होना चाहिए कि जल्दी से वो पच जाए पशु को। बहुत बढ़िया। आदर्श राशन स्वादिष्ट होना चाहिए, मतलब पशु को कैसा लगना चाहिए, स्वाद आना चाहिए उस भोजन में। ऐसा नहीं हो कि दे दिया बस ऐसे ही, बेचारे को स्वाद नहीं आ रहा। तुम तो बड़े आराम से मटर पनीर और शाही पनीर खाते हो, और हमारे जो पशु होते हैं उनको क्या दे देते हो आप, चारा डाल देते हो, बस ऐसे ही भूसा डाल दिया, भैया खा ले। ऐसा उसको देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा टेस्ट होता है ना भैया, जो भी जितनी भी जीव जंतु होते हैं सबका अपना टेस्ट होता है ना, तो टेस्ट के अनुसार उनको भोजन देना चाहिए। आदर्श राशन का ये गुण होना चाहिए, आदर्श राशन में ये विशेषता होना चाहिए कि वो कैसा हो, स्वादिष्ट हो, टेस्टी हो। क्लियर। आदर्श राशन स्वच्छ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। कुछ भी मिल रहा है उसमें, लकड़ी वकड़ी मिल रही है, खरपतवार फोकट वाले मिल रहे हैं, है ना, बाद में खा लेगा खरपतवार। कुछ खरपतवार ऐसे होते हैं कि बेचारे उससे दस्त लग जाए, नहीं तो लूज मोशन हो जाए पशु, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो मेरी बात आपको क्लियर हो रही है। आदर्श राशन कैसा होना चाहिए, ये उसकी विशेषता है आदर्श राशन की, वो है स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्वच्छ, क्लीन होना चाहिए। बहुत बढ़िया।
आदर्श राशन सस्ता होना चाहिए। आदर्श राशन कैसा होना चाहिए? सस्ता। सस्ता मतलब इकोनॉमिक होना चाहिए। इकोनॉमिक वर्ड यहाँ पे यूज होगा इंग्लिश के लिए। इकोनॉमिक का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है बहुत महंगा मिल रहा है वो, ना, सस्ता मिलना चाहिए। आदर्श राशन कैसा? संतुलित। अब संतुलित का मतलब मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। आदर्श राशन संतुलित होना चाहिए, मतलब उसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित होना चाहिए। जो एक पशु की बॉडी के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो सभी आवश्यक पोषक तत्व उस भोजन में या उस राशन में होना चाहिए। राशन का मतलब भोजन ही है, राशन का मतलब आहार ही है। ये चीज़ क्लियर कर लें आप लोग, बार बार कह रहा हूँ, नहीं बाद में कहेंगे सर बताए नहीं। राशन एक इंग्लिश वर्ड है बस, और कुछ नहीं है। आदर्श आहार कह सकते हैं इसको, है ना, इसलिए आप लोग कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके दिमाग में। उम्मीद करता हूँ सबको आदर्श राशन की गुण या विशेषता समझ में आ गया। देखो मैंने 5 पॉइंट आपको बता दिए, एग्जाम में आप 2 भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। ये बार बार कह रहा हूँ इसलिए एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, ठीक है। समझ में सबको आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। यदि किसी को समझ में नहीं आता है बिल्कुल आप बेफिक्र होकर पूछिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं पशु आहार या भोजन के कार्य। लिखिए, पशु आहार यानी पशु को हम जो चारा दाना देते हैं वही उनका भोजन है, वही उनका आहार है। जिस प्रकार से हमारा भोजन क्या रोटी सब्जियां होती हैं, उसी प्रकार से एक पशु का भोजन चारा और दाना होता है। तो चारा दाना देते हैं, उसके क्या काम है? चारा दाना पशु की बॉडी में क्या करता है? वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन कह रहा है कि पशु आहार के क्या कार्य हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले बात तो ये है कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन क्या प्रदान करता है? एनर्जी। हम लोगों को भूख लगती है, चाहे पशु की बात करो या हमारी बात करो, हमको भूख लगती है और इसके बाद हम भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद हमको एनर्जी मिल जाती है और हम एकदम बस फिर तो हमको पहाड़ पे चढ़ा दो, है ना। यही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है कि एनर्जी मिलती है। अब आप सोच रहे हो सर जी एनर्जी मतलब कैसे मिलती है, क्या होता होगा ऐसी बॉडी में, पशु की बॉडी में या हमारी बॉडी में हमको एनर्जी मतलब कैसे मिल जाती है? देखिए भैया, ये जो भोजन होता है ना, इसमें तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और भोजन हम इसीलिए खाते हैं। हमारी बॉडी को भोजन नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को या पशु की बॉडी को बेटा भोजन नहीं चाहिए, भोजन में पाए जाने वाले तत्व चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो जो तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पशु की बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से सर, कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो भैया जैसे मैंने अभी पहले ही क्लियर किया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों तत्व ऐसे हैं जो एनिमल की बॉडी या हमारी बॉडी के लिए एनर्जी देते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। समझ में आई बात? तो भोजन से क्या मिलती है? एनर्जी है, ऊर्जा। अब आप ये मत कहना कि विटामिन भी एनर्जी, विटामिन एनर्जी नहीं देते हैं, खनिज लवण एनर्जी नहीं देते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों ही तत्व एनर्जी देते हैं, ध्यान रखें। और ये तीनों ही तत्व भोजन में पाए जाते हैं, इस बात को आप विशेष नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखते हैं। जी हाँ, जो भोजन जो होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, सही बात है। टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है कि तो किसी भी पशु का एक एग्जिट टेम्परेचर होता है, जैसे हमारा होता है 98.4 डिग्री, हमारी बात कर रहे हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आना? उसी प्रकार से पशु का भी होता है, गाय का अलग, भैंस का अलग, गाय बकरी का अलग, भेड़ का अलग, सबका अलग अलग होता है ना। तो भोजन नहीं करने से कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर भोजन समय से किया जाए तो उससे जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो मेंटेन रहता है। पशुओं की बात करें या हमारी बात करें, यह शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। कौन? भोजन। तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि ऊतक होते क्या हैं। ऊतक का मतलब होता है हमारे शरीर में या पशु के शरीर में, पशु के शरीर में करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं, लाखों करोड़ों कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाएं बोले तो सेल्स, बहुत सारी सेल्स से मिलकर ही हमारी बॉडी बनी होती है जनरली, हमारी या पशु की। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बॉडी बनी होती है। तो कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहते हैं। कोई भी पशु कोई हार्ड वर्क करता है या हम लोग भी हार्ड वर्क करते हैं, जैसे अभी आप जिम करने चले जाइए, जिम समझते हो ना, है ना, वर्जिश करने या दौड़ लगाने या बैठक उठक करने, जो भी आप कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। जब आप हार्ड वर्क करोगे ना तो क्या होगा, आपकी बॉडी पेन करेगी, मतलब कल करेगी। जैसे आज आपने हार्ड वर्क किया तो कल आपकी बॉडी पेन करेगी या रात को वर्क करेगी। तो वो वर्क, हमारी बॉडी पेन क्यों करती है, दर्द क्यों होता है उसमें बॉडी में? इसलिए दर्द होता है क्योंकि हमारी बहुत सारे जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड हो जाती हैं, मर जाती हैं। बहुत सारे ऊतक मर जाते हैं, मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मर गई, मतलब ऊतक नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार पशु में होता है, पशु हार्ड वर्क करते हैं तो उनकी जो टिश्यू होते हैं वो मर जाते हैं, ऊतक होते हैं मर जाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं ऊतक को टिश्यू, ठीक है ना। तो उससे बॉडी दर्द करती है। यदि हम भोजन करेंगे, पशु को अच्छी प्रकार का भोजन देंगे, तो जो ऊतक
डेड हो गए ना, वो टूटे फूटे जो ऊतक है ना, उनकी क्या हो जाएगी, मरम्मत। तो मरम्मत कौन करता है, भोजन। अब शायद सबको क्लियर हो गया होगा। यह दूध अंडा मांस उत्पादन में भी सहायक होता है। सही बात है, भोजन दूध गाय भैंस से, अंडा मुर्गी से मिलेगा तो भोजन नहीं करेगा तो क्या दूध अच्छे तरीके से मिल पाएगा गाय भैंस से, नहीं मिल पाएगा हमें। यदि मुर्गी को अच्छी प्रकार से दाना ना दें तो क्या उसे अच्छी प्रकार से अंडा दे पाएगी मुर्गी, नहीं ना। मांस की बात करें, मुर्गियों में, भेड़ बकरियों में मांस क्या हमको अच्छी प्रकार से मिल सकता है, नहीं। यदि उसको तो भोजन का ये काम है कि अच्छी प्रकार से दूध अंडा मांस उत्पादन में सहायता करना। क्लियर। लास्ट पॉइंट है शरीर की वृद्धि विकास में। ये कॉमन पॉइंट है, आप किसी आगे भी आएंगे तो इसको आप सभी में जोड़ सकते हो। यह वृद्धि विकास में सहायता करता है। वृद्धि, अच्छा वृद्धि और विकास क्या होता है, समझ में आ रहा है। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। बहुत सारे बच्चे इनको मतलब भी नहीं जानते होंगे। वृद्धि का मतलब समझते होंगे हाँ बढ़ना, विकास का मतलब क्या होता है, फिर विकास का मतलब भी बढ़ना, नहीं। तो मैं आज यहीं पे क्लियर कर देता हूँ वृद्धि क्या है और विकास क्या है, समझ लीजिए आप लोग। अब जैसे मान के चलिए, आज आपको एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, गाय भैंस का एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जब कोई भी बछड़ा गाय ब्याती या भैंस ब्याती है तो उसका बछड़ा जो भी होता है छोटा होता है। कितना छोटा होता है, बहुत छोटा। वो धीरे 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 बढ़कर कितना बड़ा हो जाता है, इतना सा रहता है, मतलब इतनी हाइट रहती है और लगभग 2 साल बाद उसकी हाइट इतनी हो जाती है। मतलब पहले 2 फीट रहती है और फिर कितनी हो जाती है, 4 फीट तक उसकी ऊंचाई हो जाती है। तो ये 2 फीट से लेकर 4 फीट इसका क्या हो रहा है, ये उसकी वृद्धि हुई। क्या हुई, उसकी वृद्धि हुई। जब वो छोटा था तो उसको चरना भी नहीं आता था, जब वो सिर्फ दूध पीता था। समझ में आ रहा ना। 2-3 महीने बाद वो चारा भी खाने लगता है, तो उसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ये धीरे धीरे। फिर वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लगता है, अच्छी प्रकार से कूदने लगता है, फिर धीरे धीरे वो जानने भी लगता है, हमें भी जानने लगता है अगर हमारे पास रहता है तो, है ना। ये उसका क्या हो रहा है, ये विकास हो रहा है। फिर वो हल भी खींचने लगता है अगर बैल है तो, गाय है तो फिर वो गर्भवती होकर के फिर बछड़ा पैदा करती है, तो ये इसका विकास है। फिर वो दूध देती है, तो ये क्या है, इसका विकास है। वृद्धि सिर्फ उसका क्या है, हाइट बढ़ गई, उसका साइज बढ़ गया, ये वृद्धि है। ठीक है ना। तो वृद्धि और जो विकास है, उम्मीद करता हूँ दोनों चीज़ में आपका जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया हो। ठीक है। तो पशु आहार या भोजन के क्या कार्य हैं, सबका क्लियर हो गया हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पशु आहार के अवयव। देखिए, मैं अभी बता रहा था वही चीज़ आ गई। एनिमल्स जो होते हैं, उनके जो भोजन करते हैं, उसके जो अवयव है, तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, वो उनके नाम क्या हैं। तो देख, सबसे पहले पानी, फिर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन। तो ये 6 हैं। कितने हैं, 6 अवयव जो पशु आहार के मुख्य होते हैं। 6 के नाम याद रखना है। और 3 से एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन से एनर्जी मिलती है और वसा से। बाकी ना तो पानी से एनर्जी मिलती, ना खनिज लवण से, ना विटामिन। ये चीज़ आपको क्लियर यहाँ पर जरूर कर दी मैंने आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु शरीर में पानी के कार्य या महत्व। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लीजिए। पशु शरीर में पानी के कार्य पूछे या महत्व पूछे, उसका मतलब है एक ही है। कार्य महत्व एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखें आप लोग, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में कि सर ने कार्य नहीं पढ़ा या महत्व नहीं पढ़ा। दोनों चीज़ में इकट्ठा लेके चल रहा हूँ, मतलब उसका एक ही है इसलिए। तो पानी क्या करता है, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। पानी क्या करता है, ध्यान रखना, पानी जो एनिमल की बॉडी को टेम्परेचर जो होता है, तापमान, उसको कंट्रोल करता है या मेंटेन करता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। और पानी का क्या काम है, पानी रक्त यानी खून को पतला बनाता है एवं रक्त संचार में सहायता करता है। क्योंकि खून यदि पतला होगा बॉडी में तो पूरी तरीके से बॉडी में अच्छी प्रकार से संचार हो सकेगा, सर्कुलेट हो सकेगा पूरी बॉडी में। समझ में आ रहा है, पूरी बॉडी में, पशु की बॉडी में अच्छी प्रकार से खून जा सकेगा। समझ में आ रहा ना। तो ये आपको पता ही है कि जो खून होता है ना, खून का 90% तो पानी है ना खून में, और क्या है, लिक्विड ही तो होता है, सब जानते हैं, है ना। तो याद रखें, पानी रक्त को पतला बनाता है जिससे वो पूरी बॉडी में अच्छी प्रकार से संचार हो सके उसका। तीसरा है, पानी भोजन को पचाने में सहायता करता है। सही बात है, यदि पशु आपका भूसा खाता है, जो भी चारा खाता है, उसके बाद यदि उसको पानी ना मिले तो क्या अच्छी प्रकार से भोजन पच पाएगा, नहीं। तो पानी का काम है उस भोजन को पचाता है वो। हम पशु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारी भी बात करें ना तो हमारे साथ भी यही कंडीशंस होती है। यदि हम लोग भोजन करते हैं सपोज दैट, और उसके बाद यदि हमको पानी ना मिले एक आध दिन तक, एक आध दिन तो नहीं रह पाएंगे हम, है ना, तो पानी ना मिले, क्या हमारा भोजन अच्छी प्रकार से पच पाएगा, नहीं पच पाता है। तो यही काम है, पानी का काम है, क्या करता है पानी का कार्य यही है कि पानी भोजन को पचाने में सहायता करता है। चौथा भी देख लीजिए, पानी दूध उत्पादन में सहायता करता है। सही बात है, अगर गाय भैंस है तो गाय भैंस का दूध का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में, मतलब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। आपको पता होगा कि 80 से 85% दूध में पानी पाया जाता है।
दूध क्या है, दूध लिक्विड ही तो होता है, दूध पानी जैसा तो होता है, सिर्फ उसका कलर और उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है पानी से। अब पोषक तत्व आपका कौन से, वही वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वही सब चीज़ें पाई जाती हैं उसमें। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही, बहुत अच्छी प्रकार समझ में आ रही होगी। तो पशु शरीर में पानी के कार्य क्या है, मैं क्या है, उम्मीद करता हूँ समझ में। भैया अब ट्रिक की बात कर लो। देखो अब मैं आपको 4-4 पॉइंट बता रहा हूँ, आप 2-2 भी लिखे आओगे काम हो जाए, इनमें से 4 में से 2 कोई भी लिखे आना, आपका काम हो जाएगा, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये ट्रिक है, इसकी आगे और ट्रिक बता दूंगा, थोड़ा सा और चिंता मत करिए, खत्म होने दीजिए फिर बताऊँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। पशु शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य या महत्व लिखिए। पशु शरीर में कार्बोहाइड्रेट के कार्य या महत्व। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने अभी क्लियर किया था कि ये एक तत्व है जो कि भोजन में पाया जाता है और ये पशु शरीर के लिए या हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट मैंने अभी क्लियर किया था कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। और एक और बात क्लियर कर देता हूँ मैं आपको, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और इतना भी क्लियर कर देता हूँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखें, कितनी किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये कैलोरी क्या होती है, ये ऊर्जा को मापने की इकाई होती है और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो 4 कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम अधिक कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, तो एनर्जी प्रदान करता है। बहुत सिंपल पॉइंट। दूसरा याद रखना, यह शरीर की वृद्धि विकास में सहायता करता है। बहुत ही कॉमन पॉइंट, यह दूध की मिठास उत्पन्न करता है। आपको पता होगा कि दूध हम यदि पीते हैं तो हमको थोड़ा सा मीठा लगता है कि नहीं लगता, तो जो लोग पीते होंगे उनको मालूम भी होगा दूध पीने में मीठा लगता है। तो दूध की मिठास उत्पन्न करता है, दूध में मिठास उत्पन्न कौन, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि आपको पता है दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसके कारण हमें दूध क्या लगता है, मीठा लगता है। इसके बाद यह दूध एवं मांस उत्पादन में सहायता करता है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट जो होता है दूध और मांस उत्पादन में भी क्या करता है, सहायता। टूटे फूटे ऊतक तक वही बात, उसको मरम्मत करता है। यदि आपने ये क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ लिया, आने वाले क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेंगे। देखिए आप लोग पढ़ते हैं आगे। ठीक है ना, क्लियर हो गया, किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए पशु शरीर में प्रोटीन के कार्य लिखिए। सेम टू सेम है, यह शरीर की ऊर्जा को प्रदान करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन से एनर्जी, दूध अंडा मांस उत्पादन में सहायता करता है। ये कार्बोहाइड्रेट में भी था, शरीर की वृद्धि विकास में सहायता करता है, उसमें भी था। एंटीबॉडी का निर्माण करता है, मतलब एंटीबॉडीज का मतलब ये होता है कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है प्रोटीन। और एंजाइम की तथा हार्मोन के उत्पादन में भी सहायक होता है, ये अलग से पॉइंट है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे, चाहे पानी छोड़ करके कार्बोहाइड्रेट के कार्य हो या महत्व हो, प्रोटीन के हो, आगे आएंगे बसा के हों, सबके सेम टू सेम है। समझ में आ रहा है ना, सेम है, बिल्कुल बिल्कुल भी अंतर नहीं है। आप उसके या उसके किसी की भी लिखे आइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये ट्रिक है इस चैप्टर की, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनमें से 101% आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में श्योर मिल जाएगा। ये 100% श्योरिटी है। ठीक है, चलिए आगे और देख लीजिए। वसा के कार्य अभी बता रहा था, बिल्कुल सेम है। देखिए आप लोग, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान, तो ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। आपने भोजन में पढ़ा, पानी में भी यही पॉइंट पढ़ा, और यहाँ पर भी इसी पॉइंट को पढ़ रहे हो। ये वसा विलेय विटामिनों का, ये अलग पॉइंट है, इसको याद रखना। ये वसा विलेय विटामिनों के अवशोषण में मदद करता है। जो फैट होता है ना, वसा जो जनरली सब लोग जानते हैं, घी होता है, जैसे घी 99.5% आपका फैट होता है, वसा होता है। तो वही चीज़ है। तो वसा विलेय विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए, डी, ई के, ए अटैक जो विटामिन होता है ना, ये वसा में घुल जाते हैं, है ना। तो जो विटामिन के हमारे अवशोषण में मदद करता है, हमारे क्या पशुओं के अवशोषण में मदद करता है। ठीक है, और ये दूध अंडा एवं मांस उत्पादन में सहायता करता है। अभी बताया, उसमें भी बताया, इसमें भी बता रहा हूँ। टूटे फूटे, मतलब एक चीज़ आपको मैं यहाँ क्लियर कर दी कि ये तीनों क्वेश्चन के आंसर सेम टू सेम है। थोड़ा एक आध पॉइंट में अंतर है, तो एक आध पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो एग्जाम में सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है, 2 पॉइंट ही तो लिखना है, 8-10 तो नहीं लिखना है ना, क्यों, क्योंकि 2 नंबर में पूछ रहा है ना। तो मैं तो एक्स्ट्रा लेके इसलिए चल रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। आप मेरी बातों को, मेरी जो चीज़ें हैं, मैं बताना चाहता हूँ बच्चों को, बच्चों देखो, आपको टॉप करना है ना, तो बस आप मेरी बातों पर ध्यान रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ। अगर जिस बच्चे ने मेरी बातें नोटिस कर ली ना, तो वो ये समझ लीजिए, जो मेरी बातों को नोट करता है, नोटिस करता है कि मैं क्या कहता हूँ, और वही चीज़ आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी। आप मेरी जो टॉक है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छी बात, बढ़ते हैं आगे।
पशु आहार में विटामिन से कार्य। अच्छा हाँ, एक चीज़ और क्लियर नहीं की है, पशु आहार पूछे या पशु शरीर पूछे, आप चाहे किसी की भी कार्य या महत्व पूछ ले, पशु शरीर में या पशु आहार, आपको आंसर उसी प्रकार से देना होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, सर ने तो शरीर पढ़ा है, यहाँ तो आहार आ गया, आप क्या करें। देखिए सबसे पहले बच्चों बताता हूँ मैं आपको, पशु आहार शरीर में विटामिन से कार्य निम्नलिखित हैं। ये वाली जो लाइन है ना, ये पहली लाइन लिखी, ये लाइन सब में लिखें आप लोग। जब भी एग्जाम में ये लिखने का तरीका होता है कि ये वाली लाइन आप लोग लिखें एग्जाम में। क्यों लिखें कि ये लाइन लिखने से एग्जाम के दिमाग में पॉजिटिविटी आती है, उससे भी एग्जाम जब कॉपी चेक करता है, इसलिए आप इस लाइन को जरूर लिखें। जहाँ भी निम्नलिखित है, निम्न प्रकार है, निम्न है, जो भी है, इस लाइन को जरूर लिखें आंसर लिखने से पहले, ठीक है। चलिए, यह शरीर की वृद्धि विकास में सहायता करता है। विटामिन जो होते हैं शरीर की वृद्धि विकास में सहायता, ये पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 क्वेश्चन से कॉमन आ रहा है। ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही ट्रिक मैं आपको बता रहा था। इस पॉइंट को आप किसी में भी लिख सकते हो, किसी की कार्य या महत्व पूछे, पानी, भोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और देखो विटामिन, समझ में आई बात, कॉमन पॉइंट है। तो 1 नंबर तो पक्का ही है आपका, वही है। दूसरा, ये दूध, अंडा, मांस उत्पादन में सहायता करते हैं आपके विटामिन जो होते हैं, ये भी कॉमन, आप वहीं से पढ़ते चले आ रहे हो, ये भी कॉमन है। 2 नंबर पक्के हुए कि नहीं, ये देखो। तो मैं बस इतना ही कह रहा था, 2 नंबर पक्के हो गए। अब 4 नंबर का आ रहा है, हो सकता है वसा और प्रोटीन दोनों के कार्य पूछ ले अलग अलग क्वेश्चन में, लेकिन ऐसा नहीं करेगा वो। अथवा में देगा वसा के कार्य में और प्रोटीन मेन क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन देगा उधर मैंने डेफिनेशन आपकी क्लियर कर दी, वहाँ से दे देगा, है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा, ठीक है। चलिए, यह शरीर के रोगों से रक्षा भी करते हैं। ध्यान रखना, जो विटामिन होते हैं ये पशु शरीर के विभिन्न प्रकार के रोगों से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, रक्षा करते हैं कि उसको कोई किसी प्रकार का रोग ना हो, ठीक है। विटामिन ए, जैसे हम बात करें, विटामिन ए नेत्र की दृष्टि को बढ़ाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग होता रहता है जनरली। विटामिन के होता है जो क्या करता है, रक्त का थक्का इसके अंदर में सहायता करता है। कभी क्या पशु को चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो खून रुकता कैसे है, क्योंकि वो खून थक्का बन जाता है, एक तरीके का क्या बन जाता है, ब्लॉट बन जाता है, जिससे क्या होता है आपका खून रुक जाता है, आपका या जनरली पशु की भी बात करें हम लोग वहाँ पे, ठीक है ना। और विटामिन के की वजह से ऐसा होता है, अगर विटामिन के नहीं है ना तो बहुत दिक्कत आती है, ब्लड रुकना ही मतलब बहना ही रुकना बंद नहीं होता है, चलते ही रहता है। विटामिन के जो होता है, विटामिन ई होना चाहिए, यहाँ पे विटामिन ई कर लेना आप लोग। विटामिन ई पशुओं की प्रजनन क्षमता, ये गलत ही लिखा है पूरे। विटामिन ई जो होता है, मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए, विटामिन ई पशुओं की जनन क्षमता को बढ़ाता है, और जनन क्षमता का मतलब होता है प्रजनन क्षमता, अच्छी प्रकार से वो प्रजनन कर सकें, अच्छी प्रकार से बछड़ा पैदा कर सकें, कुल मिला के ये है, ठीक है ना। तो विटामिन ई पशुओं की जनन क्षमता को बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता, ब्रीडिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो बच्चों समझ में आ गया पूरी तरीके से विटामिन के कार्य महत्व क्या है। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट है आपका आहार, पशु आहार में खनिज लवण के कार्य बताइए। पशु आहार में खनिज लवण के क्या कार्य हैं। देखिए बच्चों, खनिज लवण क्या, ये हड्डियों दांतों को मजबूत करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। हड्डियों एवं दांतों, पशु की जो हड्डियां होती हैं और दांत होते हैं ना, वो खनिज लवण से बने होते हैं। जैसे मैं आगे बात करूं, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम दूध उत्पादन में सहायता करता है। आप कहोगे सर कैल्शियम कैसे दूध उत्पादन में सहायता करता हो। एक साइंटिस्ट थे बहुत बड़े वाले, नाम तो मुझे याद नहीं है उनका, मैं उनके बारे में बता दूं थोड़ा सा। उन्होंने सिद्धांत दिया था एक, उन्होंने कहा था कि जो दूध होता है ना, दूध, उन्होंने कहा ये दूध कहाँ से आता है। उनका ये दूध जो होता है ना, हड्डियाँ पशु की घुरती हैं और हड्डियों से दूध आता है, उन्होंने इस प्रकार का बताया। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि हड्डियों से दूध कैसे आता हुआ। उन्होंने कहा कि हड्डियों से दूध मतलब हड्डियाँ घुलती हैं, घुलने के बाद हड्डियाँ फिर उनसे दूध निकलता है, इस प्रकार से उन्होंने बताया था। एक साइंटिस्ट उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हड्डियों से नहीं निकलता, उन्होंने कहा ये खून से आता है दूध। खून से कैसे आता है, कि खून से छन छन कर आता है। तो भाई ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि खून का कलर तो लाल होता है, दूध तो सफ़ेद होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं वैज्ञानिकों ने कि दूध आता कहाँ से है ना। तो अब मान किसी का नहीं हुआ। इसके बाद लोहा, रक्त के निर्माण में, लोहार नहीं लोहा, इसको रा को हटा दीजिए यहाँ से। लोहा जो होता है आयरन, ये रक्त के निर्माण में सहायता करता है, खून बनाता है। खून बनाने का काम किसका होता है, लोहा का। ध्यान रखें, पशु आहार में खनिज लवण के कारण फास्फोरस जो होता है ना, ये हड्डियों को और दांतों को मजबूत करता है। हमारी हड्डियों या पशु की हड्डियों या दांत हो तो उनके निर्माण में क्या करता है, ये सहायता करता है। यह शरीर के विभिन्न रोगों से भी बचाते हैं आपके। तो करना है यार, इतने सारे पढ़ाना पड़ रहा है आपको, है। लोहा श्वसन क्रिया में भी ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है, क्योंकि पूरी बॉडी में जब ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो ऑक्सीजन
भी जाती है बॉडी में, तो उसका ये काम करता है लोग, है ना। तो उम्मीद करता हूँ सब लोग कर देंगे इसको, बहुत सिंपल है, ठीक है। मोटे चारे क्या होते हैं पशु, ये मैंने जितने क्वेश्चन बताया वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, इजी है इसलिए वे बता दें आपको। 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो हम तो 4 क्वेश्चन हो जाते हैं इस चैप्टर से। मोटे चारे किसे कहते हैं, पशु आहार में मोटे चारे की उपयोगिता बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मोटे चारे होते क्या हैं। मोटे चारे क्या होते हैं, पशु आहार में मोटे चारे की उपयोगिता बताना है। तो डेफिनेशन एक अलग अपने आप में क्वेश्चन है, पशु आहार में मोटे चारे की उपयोगिता जो है वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि छोटे क्वेश्चन हमको एग्जाम में आंसर लिखने होंगे। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो इतना बड़ा पढ़ा, इतना बड़ा बार बार कह रहा हूँ आपको, इतना बड़ा एग्जाम में नहीं लिखना है। 2 पॉइंट लिखे आना काम हो जाएगा, 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर में ही 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 2 लाइन भी लेके आओगे खेल हो जाएगा आपका। डेफिनेशन पूछे तो पूरी डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। तो मोटे चारे में रेशा की मात्रा 18% से अधिक एवं कुल पाचक तत्वों की मात्रा 60% से कम होती है, उन्हें हम लोग मोटे चारे कहते हैं। बस इसमें आपको एक बात याद रखना है, जो है कौन सी, मोटे चारे में फाइबर यानी रेशे की मात्रा 18% से अधिक एवं कुल पाचक तत्वों की मात्रा 60% से कम होती है, उसी जनरली हम मोटे चारे कहते हैं। मोटे चारे की उपयोगिता अलग से अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। तो मोटे चारे की उपयोगिता क्या है, मोटे चारे सस्ते एवं शीघ्र शक्तिदायक होते हैं। सस्ते यानी इकोनॉमिक होते हैं और शीघ्र शक्तिदायक। अच्छा, आप सोच रहे हो मोटे चारे एक्चुअल में क्या है, मोटे चारे का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का, इनका जो होता है ना हरी अवस्था में रहती है, उस समय अगर पशु खिलाएं तो तभी इनको हम मोटे चारे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, रेशे की मात्रा 18% अधिक होती है और कुल पाचक तत्व 60% से थोड़े से कम होते हैं, ठीक है ना। उस समय वही मोटे चारे और कुछ नहीं है, ठीक है। अरे नहीं यार, हरे कर लेना, अरे हो गए टाइप। थोड़ा सा क्या होता है, मैं पहले टाइप करता हूँ, अब टाइप करने के लिए क्या मुझे लिखूंगा तो घंटों लग जाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ रिकॉर्ड कर लेता हूँ, है ना, रिकॉर्ड करके लिखता। तो अरे की जगह कई बार अरे लिखा हो गया, ये यहाँ पे गलती हुई है थोड़ा सा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग सही कर लें, नोट्स बना रहे हैं तो। हरे मोटे चारे विटामिन ए का स्रोत होते हैं। विटामिन ए मतलब इनमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हरे मोटे चारे विटामिन ए का अच्छी प्रकार से स्रोत है। विटामिन ए हरे चारे में ज़्यादा पाई जाती है कुल मिला के। हरे मोटे चारे से अच्छी साइलेज, अभी साइलेज क्या होती है ये हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। चैप्टर 2 में इसका पूरा वर्णन दे रखा है साइलेज का, ठीक है। यह पशु की शक्ति प्रदान करते हैं। पशु क्या प्रदान करते हैं, शक्ति। भैया चारे से शक्ति तो मिलेगी, तो सिंपल है। तो मोटे चारे क्या हैं, मोटे चारे का उपयोग क्या है, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, अच्छी प्रकार से क्लियर हो रहा, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। पाचन गुणांक क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो पाचन गुणांक क्या होता है, देखिए, किसी भी खाद्य पदार्थ में, अब किसी भी खाद्य पदार्थ का पशु क्या खाता है, चारा दाना, तो उनमें से कोई भी खाद्य पदार्थ में प्रत्येक पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा, प्रत्येक पोषक तत्व कौन सा, प्रत्येक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वही परसेंट जो भी बच जाए उनकी, वही पोषक तत्व पाचन गुणांक कहलाती है। इसका सूत्र याद रखें, खाए हुए चारे की मात्रा माइनस गोबर में निकली हुई चारे की मात्रा बटे पूर्ण खाए हुए चारे की मात्रा इंटू 100। तो बहुत सिंपल है। इसको थोड़ा सा अब आप कहोगे सर ये समझ में कम आ रहा हो, समझ में बिल्कुल कम आ रहा हो, मैं भी जानता हूँ इस चीज़ को, क्यों, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ है और कुछ नहीं है लैंग्वेज। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसी भी खाद्य पदार्थ में, तो ये सोचना पड़ेगा कोई भी खाद्य पदार्थ यानी कोई चारा होगा, खाद्य पदार्थ में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा, आप सोच रहे हो प्रत्येक पोषक तत्व, यानी प्रत्येक पोषक तत्व का मतलब है जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये हैं प्रत्येक पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा, मतलब वो अपने आप में 100% होंगे, तो उनकी कुछ प्रत्येक मात्रा, थोड़ी बहुत जो भी तत्व की प्रतिशत मात्रा जो पच जाए, पचेगी तो सही अंदर जा करके, तो वही आपका उस पोषक तत्व का क्या कहलाएगी, पाचन गुणांक जनरली उसे कहेंगे, ठीक है। ये सूत्र थोड़ा सा याद रख लेना आप लोग, ठीक है। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग इसको। पशु खाद्य समस्या के निराकरण के उपाय लिखिए। देखो हमारे देश में पशु खाद्य समस्या, पशु की बड़ी समस्या है, तो निराकरण के उपाय हम किस प्रकार से दे सकते हैं। निम्नलिखित उपाय है। नंबर 1, पशु पोषण पर ध्यान दिया जाए। जी हाँ, हम पशु को न्यूट्रिशन पर ध्यान देना चाहिए कि पशु को क्या क्या चाहिए खाने में, उस पर विशेष फोकस हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार से निराकरण कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पशु भोजन की उपलब्धता में वृद्धि की जाए। पशु भोजन की उपलब्धता मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा भोजन उपलब्ध कराया जाए। खाद्य संरक्षण की विधियों को अपना जाए, मतलब जो चारा है उसको काफ़ी समय तक उपयोग कर सकें हम लोग, जैसे हे बनाना, साइलेज बनाना, उस पर थोड़ा जोर दिया जाए, जिससे जब भी, जैसे मान के चलो अभी तो क्या है बरसात चल रही है तो हरा चारा मिल जाता है, लेकिन
बाकी और सीज़न में हम हरा चारा नहीं मिल पाता है तो उस कैसे निराकरण करेंगे, तो उसको हम जो हरा चारा है उसको संरक्षण की विधियां होती हैं, साइलेज और हे बना करके हम पशुओं को खिला सकते हैं। अब साइलेज ये कैसे बनता है, क्या होता है, ये अगले वाले चैप्टर में हम बात करें। अभी थोड़ा आप नाम याद रखिएगा बस। अनुपयोगी पशुओं को गौशाला भेजकर उनकी संख्या कम की जाए। अब फालतू के पशु हैं घर पर रख रखे हैं, का ही मतलब है, तो उनको क्या करें, भेज दें आप लोग गौशाला और उनकी संख्या कम की जाए, है ना, जिससे क्या है वो चारा जो है दूध वाले पशुओं को मिल सकेगा। वैसे गांव में ऐसा बहुत कम होता है, गांव में तो हम अनुपयोगी पशु ही ज़्यादा रखते हैं, यही हो रहा है। हरे चारे के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, हरे चारे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं पशु, तो उनको हरा चारा, और केवल अच्छे पशुओं के विकास पर ही बल दिया जाए, फोकट के पशुओं को निकाल दिया जाए, बस वही चीज़ है, जनरल है। ठीक है, तो पशु खाद्य समस्या के निराकरण के उपाय भी उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से क्लियर हुए होंगे। ठीक है ना, तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ। ट्रिक भी मैंने बीच में क्लियर कर दी कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आंसर आप एक जैसे ही हैं 3 4 5 क्वेश्चन के, तो उस प्रकार से उसका आंसर कर, वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा वहाँ से, इससे और ठीक है। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन इधर उधर से आ जाएगा, एक क्वेश्चन वो 5 क्वेश्चन में से आ जाएगा, बस ये क्लियर हो गया आपका पूरा, है ना। अथवा भी आना है तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कंप्लीट आपका मैंने क्लियर पूरा चैप्टर करा दिया है। अब 4 नंबर आपके पक्के हो गए अगर आपने यहाँ तक पढ़ लिया तो। एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, बड़े अच्छी प्रकार से समझा दिया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। दिक्कत यदि आ जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और बस मैं आपसे एक ही बस बार बार कह रहा हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी बच्चे उसको देख सकें। और जो बच्चे शेयर जरूर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा तो वीडियो लाइक कीजिए, है ना। बस यही सब चीज़ें मैं आपसे मांगता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप पढ़ते रहिए, मेहनत कर दीजिए, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक तो ज़रूर करें। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।